भारत के मध्यकालीन इतिहास के महान शासकों में एक नाम प्रमुख रूप से लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें एक महान योद्धा, एक बढ़िया शासक, कला और साहित्य के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। अनेक दुर्ग और अनेक मंदिरों के निर्माण का श्रेय भी उसी राजा को जाता है। कौन थे वो राजा? वो राजा थे महाराणा कुंभकर्ण। ये राजा वो रावण के भाई कुंभकर्ण नहीं है। ये राजा है सिसोदिया और गुहिलोत वंश के वीर, जिन्हें हम राणा कुंभा के नाम से ज्यादा पहचानते हैं। इस चैनल पर हमारा प्रयास है कि भारत के भुलाए गए वीरों को याद किया जाए, उन वीरों को जिन्हें छद्म इतिहासकारों ने भारतीयों के मानस पटल से मिटाने का भरसक प्रयास किया था। 100% का सवाल यह है कि क्या वो अपने प्रयासों में सफल हुए हैं? पता नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या आप चाहते हैं कि आगे आने वाले किसी भी वीर की गाथा आपसे छूट न जाए? अगर आपका जवाब हाँ में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चलिए मित्रों, आज हम इन्हीं महाराणा के जीवन के कुछ पन्नों से आपको अवगत कराते हैं और साथ में आपको कुंभलगढ़ के किले की सैर भी कराते हैं। भारत के राजाओं में महाराणा कुंभा का स्थान बहुत ऊंचा है। महाराणा मोकल और महाराणा सौभाग्य देवी के सुपुत्र थे महाराणा कुंभा। क्या मैं आशा कर सकता हूं कि आप महाराणा प्रताप को भूले नहीं होंगे? ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कौन भारतीय होगा जिसने महाराणा प्रताप का नाम नहीं सुना होगा? वही महाराणा प्रताप जिन्होंने लुटेरे मुगल शासक अकबर को धूल चटाई थी, कभी भी मुगलों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। वीर बप्पा रावल के तो कहने ही क्या थे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की सेनाओं को उनके देश अरब तक मार मार कर भगाया था। उनके ही इस अद्वितीय साहस के चलते अगले 300 वर्षों तक भारत पर किसी भी मजहबी अंधे का आक्रांता का आक्रमण नहीं हुआ। अरब के जिहादी भारत पर आक्रमण का सपना तक भूल चुके थे। वैसे तो मेवाड़ राजवंश का हर वीर स्मरण करने योग्य है, लेकिन इन 5 वीरों का भारत के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में एक अलग ही स्थान है। कौन थे वो मेवाड़ के 5 वीर? मेवाड़ के वो 5 वीर थे, पहले बप्पा रावल, दूसरे महाराणा हम्मीर, तीसरे महाराणा कुंभा, चौथे महाराणा सांगा और 5वें थे महाराणा प्रताप। क्या आपको पता है कि ये सारे राणा एक ही मेवाड़ राजवंश के वीर थे, जिन्होंने अपने अपने समय के हर इस्लामिक आक्रांता के साथ प्रचंड युद्ध किया और उनको हराया भी था। महाराणा कुंभा के पूर्व राजपूत केवल अपने राज्य या अपने प्रदेश की रक्षा करने तक ही अपने को सीमित रखते थे। जब उन पर आक्रमण होता, सिर्फ तभी वे प्रतिकार करते थे। लेकिन राणा कुंभा ने इस स्थिति को बदल दिया। उन्होंने एक आक्रामक तरीका अपनाया और इन मुसलमान आक्रांताओं को उनके अपने राज्यों में हराकर राजपूत राजनीति को एक नया रूप दिया, एक नया आरंभ किया। और हां, झूठा इतिहास तो इन इस्लामी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकों में भरा पड़ा है। ऐसे ही एक झूठ महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोकल के बारे में पर्शियन इतिहास में यह लिखा गया है कि नागौर के सुल्तान और फिरोज शाह तुगलक ने महाराणा मोकल को हराया था, जबकि इसके ठीक उल्टे मेवाड़ के अभिलेखों में चर्चा मिलती है कि महाराणा मोकल ने फिरोज शाह को इतनी बुरी तरह से हराया था कि उनको सर छिपाने की भी जगह नहीं मिली थी। अब आप सोचेंगे कि झूठा इतिहास क्यों लिखा जाता था? तो दोस्तों, जो इतिहासकार सुल्तान के टुकड़ों पर पलते थे, वो इतिहासकार अपने पालक को खुश रखने के लिए जैसा सुल्तान चाहता वैसा ही लिख मारते थे। उनको अपनी गर्दन थोड़ी कटवानी थी। लेकिन अफसोस कि महाराणा मोकल को उनके ही विश्वस्तों द्वारा विश्वासघात सहना पड़ा। उनके ही भाई चाचा और मीरा ने महाराणा मोकल को धोखे से मरवा दिया। सन 1433 में राणा मोकल की आकस्मिक हत्या के बाद ज्येष्ठ पुत्र कुंभकर्ण का राज्याभिषेक हुआ। राणा कुंभा को गद्दी संभालते ही दरबार के अंदर और बाहर दोनों तरफ से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विरोध सहन करना पड़ा। राणा कुंभा ने हर चुनौती का सामना किया और हर चुनौती को निरस्त भी किया।
राणा कुंभा ने सर्वप्रथम अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उनके हत्यारों को दंडित करने का निश्चय किया। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि राणा मोकल की हत्या करने का षड्यंत्र उनके ही भाई चाचा और मीरा ने महपा परमार के साथ मिलकर रची थी। राणा मोकल की मृत्यु के बाद चाचा और मीरा ने राणा कुंभा की आक्रामकता देखकर राज्य से पलायन कर दिया और भागे चित्तौड़ की तरफ। लेकिन राणा कुंभा के विश्वस्त राय रणमल ने 500 राजपूत घुड़सवारों के साथ चित्तौड़ पर धावा बोला और चाचा और मीरा का तो वही वध कर दिया। चाचा का एक बेटा था, नाम था इक्का। वो और महपा परमार भागकर मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के शरण में चले गए। तो राणा क्या कर सकते थे? राणा ने अपने विद्रोहियों को सुपुर्द करने के लिए महमूद खिलजी को संदेशा भेजा, लेकिन सुल्तान ने उल्टा उत्तर दे दिया। सुल्तान ने बताया कि वो अपने शरणागत को किसी भी तरह नहीं छोड़ सकते। तो अब ये तो सीधे सीधे युद्ध का न्योता था और राजपूत पीछे कैसे हट सकते थे। तो 1437 में सारंगपुर के पास सुल्तान महमूद खिलजी पर राणा कुंभा ने आक्रमण कर दिया। सुल्तान की बुरी तरह से हार हुई। पहले ही मोर्चे पर राणा कुंभा ने अपनी युद्ध नीति का परिचय दे दिया। अब आता है सबसे दिलचस्प भाग। हारा हुआ सुल्तान पलायन करने ही वाला था, लेकिन राणा कुंभा ने उसे घेर कर यानी सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया। लगभग 6 महीनों तक अपना बंदी बनाकर रख लिया। लेकिन फिर एक संधि के तहत 1 लाख स्वर्ण की मोहरे और 300 हाथियों के नजराने को लेकर सुल्तान को मुक्त कर दिया। ये एक बात समझ नहीं आती कि लगभग हर वीर हिंदू राजा अपने द्वारा युद्ध में बंदी बनाए शत्रुओं को क्षमा क्यों करते थे? शत्रु को दंड देना तो धर्म है। फिर भी भारत के पूरे इतिहास में हिंदू राजाओं में ये क्षमादान की विकृति हमें दिखाई देती आई है। अब वो ऐसा क्यों करते थे? उस समय की उनकी परिस्थिति को ठीक ठीक समझ पाना हमारे बस का नहीं है। उस समय उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। आप और हम सिर्फ आज वो कहानियां पढ़ सकते हैं और उनकी गलतियां अगर उन्होंने की है तो उससे हम सीख सकते हैं। इस युद्ध के बाद तो जैसे महाराणा कुंभा ने पूरे प्रदेश पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। जनकाचल पर्वत, अमृताचल पर्वत पर विजय प्राप्त की। देवड़ा राजपूतों को हराकर अबू पर अधिकार किया। सन 1437 में ही हाड़ा राजपूतों के अधीन आने वाले मांडलगढ़ पर हमला किया, खटगढ़ पर विजय प्राप्त की, जहाजपुर पर भी विजय प्राप्त की। इन सारे युद्धों का वर्णन कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा रचित एनल्स ऑफ राजस्थान नाम की इस पुस्तक में मिल जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जेम्स टॉड ने बिना स्थानीय भाषा जाने भी अथक प्रयास करके राजस्थान के बिखरे पड़े इतिहास को एक जगह संग्रहित किया है। राजस्थान की बहुत सारी कथाएं सिर्फ आम लोगों को जबानी याद थी, जिसे हम फोकलोर्स कहते हैं। उन सारी कथाओं को जमा करना और उन्हें एक जगह संग्रहित करना अवश्य ही बहुत भगीरथ कार्य है। उनके द्वारा वर्णित इतिहास की कुछ घटनाओं पर संशय तो होता है, लेकिन फिर भी उनका कार्य प्रशंसनीय है, क्योंकि भारत के तथाकथित इतिहासकारों ने तो ऐसा भी काम नहीं किया है ना। महाराणा ने और भी अनेक युद्ध किए और हर युद्ध में विजय श्री का पान किया। नागौर के नमक की खान, खंडेला, आमेर, रणथंबोर, डूंगरपुर, सिहारे आदि स्थानों को जीता। इस प्रकार राजस्थान का अधिकतर भाग, गुजरात के प्रदेश, मालवा के प्रदेश और दिल्ली के भी कुछ प्रदेश जीतकर मेवाड़ में मिला लिया। तो क्या राणा जीवन भर सिर्फ युद्ध ही करते रहे? जी नहीं। राणा कुंभा को उनकी वीरता के कारण ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा निर्मित किए अनेक मंदिरों, उनके द्वारा किए गए अनेक सांस्कृतिक कार्यों, उनके द्वारा बनवाए गए अनेक तालाबों के लिए और मेवाड़ की रक्षा के लिए बनाए गए 84 दुर्गों में से 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 32 दुर्ग बनाने का श्रेय भी राणा कुंभा को जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ तो आपको याद ही होगा। संसार की अद्वितीय कृतियों में एक है। अपने प्रबल प्रतिद्वंदी मालवा के शासक हुसंग शाह और सुल्तान महमूद खिलजी को बुरी तरह से परास्त कराने के बाद सन 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में इस कीर्ति स्तंभ की स्थापना की गई थी, जो कि वास्तुकला और शिल्पकला का एक अद्वितीय नमूना है। यह स्तंभ भी तो राणा कुंभा ने ही बनवाया था। ये जो कुंभलगढ़ का किला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आज के स्वरूप में लाने का श्रेय भी राणा कुंभा को जाता है। इस दुर्ग की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कुंभलगढ़ का विशाल और भव्य मुख्य द्वार,
आसपास के बुर्ज देखे और द्वार की बनावट देखकर आप समझ सकते हैं कि यह दुर्ग जीतना शत्रु के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मेवाड़ का अद्वितीय और मुख्य गढ़ है कुंभलगढ़ का। ये दुर्ग राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है, जो मीन सी लेवल से लगभग 1075 मीटर ऊंचाई पर सीना ताने खड़ा है। स्वयं महाराणा कुंभा द्वारा स्थापित माता भवानी की मूर्ति है गढ़ के इसी एक मंदिर में। कुंभलगढ़ का किला भवन शास्त्र के प्राचीन नियमों से परिवर्तन करके बनाया गया था। अरावली पर्वतों की विशाल पश्चिमी श्रृंखला पर बना है ये तेजस्वी और आलीशान दुर्ग। चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़ सबसे महत्वपूर्ण और अविजेय दुर्ग है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि राणा कुंभा के पहले भी यह गढ़ एक छोटे रूप में उपस्थित था, लेकिन राणा कुंभा ने इसका जो विस्तार किया है उसी रूप में आज हमें यह दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि इस किले की 20 फीट चौड़ी दीवार लगभग 35 किलोमीटर तक चलती है? जी हां, 35 किलोमीटर लंबी दीवार है ये। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तो सब बात करते हैं, लेकिन कुंभलगढ़ की यह दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवारों में गिनी जाती है और इस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी स्थान है। कुंभलगढ़ के सबसे ऊंची जगह से आप पूरे अरावली पर्वत श्रृंखला को देख सकते हैं और यदि मौसम साफ रहे तो यहीं से, इस गढ़ से ही आप थार रेगिस्तान के टीले भी देख सकते हैं। किले के अंदर लगभग 360 मंदिर है, जिनमें से 300 जैन मंदिर है और बाकी मतों के भी 60 मंदिर है। क्या पुराने फोर्ट्स देखकर आपके मन में यह सवाल नहीं उठते कि इन कमरों के इतने छोटे छोटे प्रवेश द्वार क्यों रखे जाते थे? टेढ़े मेढ़े रास्ते क्यों रखे जाते थे? दुर्गम पहाड़ों पर ही ऐसे दुर्ग क्यों बनाए जाते थे? जरूर उठते होंगे। तो इन सवालों का एक सरल उत्तर है कि उस समय के दुर्ग सिर्फ अपनी सुविधा के लिए नहीं बनाए जाते थे, अपितु राज परिवार की और फोर्ट के भीतर रहने वाली आम जनता की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, ताकि शत्रु या तो भीतर पहुंचे ही नहीं और यदि पहुंच जाए तो प्रहरियों से बचकर निकल ना पाए। जब हम कुंभलगढ़ पहुंचे तो ये एक बोर्ड देखकर रोमांचित हो गए। जी हां मित्रों, यही वो गढ़ है जहां परम प्रतापी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। है ना एक्साइटिंग करने वाली एक जगह। यही सोचकर हम कुछ देर के लिए हमारे कदम वही ठिठक गए कि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, धरती के उसी टुकड़े पर कभी राणा कुंभा और उनके ही वंशज महाराणा प्रताप ने अपना बचपन बिताया होगा। वाओ, जस्ट एन अमेजिंग फीलिंग। मन कर रहा था कि यहां से बस हिलना ही नहीं है। यहां आकर हमें सुनने में आया कि राणा कुंभा अपने विशाल काया की वजह से बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसे ही किसी यात्री से बात करते करते उस यात्री ने हमें बताया कि राणा कुंभा की हाइट 9 फीट के आसपास थी। माय गॉड, 9 फीट! हमने वहां के गाइड से भी जानकारी ली और जिस नीलकंठ महादेव शिवलिंग पर स्वयं राणा कुंभा जलाभिषेक करते थे, उस विशाल शिवलिंग के पुजारी से हमने यही प्रश्न पूछा। देखिए, पुजारी तो उस वक्त शायद मौन व्रत में थे, लेकिन उन्होंने इशारों में ही हमें दिखा दिया कि राणा कुंभा के काया की ऊंचाई 8 फीट 2 इंच। महाराज कुंभा की ऊंचाई कितनी थी महाराज? 8 फीट 2 इंच। यही से पता चलता है कि महाराणा प्रताप को अपनी हाइट और अपना शारीरिक बल कैसे विरासत में मिला होगा। कुंभलगढ़ की एक और दुखदायक घटना भी है। जिस महाराणा कुंभा ने कभी अपने शत्रुओं से हार नहीं मानी, वही शूरवीर महाराणा कुंभा को भी अपने पिता की ही तरह अपने ही परिवार से धोखा झेलना पड़ा। याद है ना, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि महाराणा मोकल को उनके ही भाई ने धोखे से मार दिया था। ठीक उसी तरह सन 1473 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में ही उनके अपने पुत्र उदा सिंह ने राजगद्दी हासिल करने के चक्कर में अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। लेकिन इस देशद्रोही हरकत के बाद राजपूत और राठौड़ सरदारों के विरोध के कारण उदा सिंह अधिक दिनों तक सत्ता सुख नहीं भोग पाए और राणा कुंभा के ही एक दूसरे पुत्र ने उदा सिंह को राज्य से निष्कासित कर दिया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी?
कुंभलगढ़ की सैर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी तरह भारतीय वीरों की कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि आपसे हमारी आने वाली कोई भी वीडियो छूट ना जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।